नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक में। मैं हूं शशिकांत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल चुनाव के चौथे पेज की मतदान प्रतिशत पर। आखिर ये मतदान प्रतिशत क्या कहती है, किसकी बनेगी सरकार या फिर किसकी नहीं बनेगी सरकार। हम इस मतदान प्रतिशत से समझने की प्रयास करेंगे क्या सत्ता विरोधी लहर है या फिर नहीं। हम ये भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर बंगाल में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चौथे पेज की चुनाव कितने सीटों पर हुई और कितने प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी थी। चौथे पेज की चुनाव 44 सीटों पर हुई, जिसमें 373 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रशांत किशोर और डलवारी पत्रकारों की एक ऑडियो लीक हुई है। आखिर उस ऑडियो में क्या है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as a, नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like they haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जी, क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। प्रशांत किशोर और कई दरबारी पत्रकार बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत में आपने सुना है मोदी काफी लोकप्रिय है, लेकिन दीदी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। और ये बातें प्रशांत किशोर ने कही है, जो कि ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार भी है। प्रशांत किशोर एक बड़े चुनावी रणनीतिकार है, लेकिन उन्होंने भी मान लिया है और वो ममता दीदी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन वो मान चुके हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन है। ये बता दें कि बंगाल की जो वर्तमान में परिस्थिति है वहाँ पर मोदी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और नमो फैक्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बंगाल की जनता में नमो फैक्टर की बहुत ही ज़्यादा ही लहर चल रही। अगर मैं बात करूं कि बंगाल में भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती है, तो मैंने जब चुनाव का ऐलान हुई थी तभी मैंने बताया था अपने वेबसाइट पे shashivlog.in पे कि यहाँ पे भाजपा को 180 से 200 सीटें मिल सकती है। लेकिन बंगाल चुनाव पे जो सबसे सटीक विश्लेषण है बंगाल समेत 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रही है, वो आपको 27 तारीख को मैं बताऊंगा। उस दिन की आप इंतज़ार करिए। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि नमो फैक्टर यानी मोदी फैक्टर बंगाल ही नहीं बिहार में भी काम कर गया। बिहार में ही काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो लोकप्रियता देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति नाराज़गी नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के प्रति नाराज़गी है। इसे समझने की प्रयास करिए। कहीं ना कहीं ये सिंगल 2024 की दे रही है। क्या 2024 में भी नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ आएंगे, ये भी बंगाल के चुनाव पर ही निर्भर करता है। और ये बात समझ लीजिए, अगर बंगाल जीत जाती है भाजपा, तो भाजपा का अगला लक्ष्य होगा, जो कि आरएसएस कहती भी है, और भाजपा आरएसएस का अगला लक्ष्य होगा केरला। उसके बाद भाजपा का पूरा फोकस साउथ के राज्यों में होगी और भाजपा पूरी प्रयास करेगा। और भाजपा की जो तरीका है चुनाव लड़ने की, आप समझ सकते हैं कि भाजपा कितना कारगर साबित हो सकती है दक्षिण के इन राज्यों में भी। चौथे पेज की मतदान प्रतिशत क्या है, ये भी हम आपको बता देते। चौथे पेज की मतदान प्रतिशत है 76.16%। इस पेज में चौथे पेज के जो मतदान हुई, इसमें हिंसा भी देखने को मिली, जो कि दुर्भाग्यपूर्वक थी। बंगाल की राजनीति में जो हिंसा की कल्चर है ये आज से नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वहाँ पर इसी तरह की हिंसा लेफ्ट के विरुद्ध होती थी। जब लेफ्ट आई तो वो तृणमूल के विरोध में इस तरह की हिंसा जारी रखी। अब तृणमूल कांग्रेस जो ये वादा करके आई थी सोनार बंगला बनाएंगे और बंगाल की राजनीति से
हिंसा कल्चर को समाप्त कर देंगे। 2011 में ममता बनर्जी का यही वादा थी, लेकिन ममता बनर्जी इसमें पूरी तरह से असफल रही। यूँ कहिए कि ममता बनर्जी ने भी उसी हिंसा की संस्कृति को आगे बढ़ाया जिस हिंसा की संस्कृति के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ाई लड़ा करती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक बंगाल की किस्मत नहीं बदली। अब भाजपा ने भी सोनार बंगला की वादा किया है और सोनार बंगला की वादा के साथ भाजपा बंगाल में चुनाव लड़ रही है। लेकिन भाजपा शायद चुनाव जीत भी जाए तो आशा करते हैं भाजपा भी वो संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएगी जो हिंसा की संस्कृति है बंगाल की राजनीति में, उस संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आमतौर पे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बिहार में रहते हैं या कहीं अन्य राज्यों में रहते हैं तो आप आसानी से राजनीति बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बंगाल में हैं तो आप अपनी राजनीति बातें, आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ये बातें आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कह दिया तो आपकी सुरक्षित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, अगर यही स्थिति हर राज्य में हो जाए तो कैसी परिस्थिति आएगी। तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगी? असल मायने में इस देश में अगर लोकतंत्र की कहीं खतरा है तो वो बंगाल में है, वो केरला में है, क्योंकि केरला में भी राजनीति हत्याएं बहुत सी हो रही है। ऐसे केरला में एक पेज में चुनाव हुई, काफ़ी शांतिपूर्वक से चुनाव हुई, लेकिन केरला में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आरएसएस के जो वर्कर हैं उनके विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक हिंसा देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप बंगाल की बात करें तो यहाँ पर तो राजनीतिक हिंसा ही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो लेफ्ट के खिलाफ हिंसा कर रहे थे, जब लेफ्ट की सरकार आई तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो वो बीजेपी के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। अब बीजेपी की सत्ता आएगी तो देखते हैं ये जो हिंसा की संस्कृति है उससे समाप्त करती है या फिर ये संस्कृति आगे बढ़ेगी। याद कीजिए 2011 के चुनाव में जब ममता बनर्जी ये वादा करती थी कि सोनार बंगला बनेंगे, आज बीजेपी भी वही कह रही है कि सोनार बंगला बनेंगे। लेकिन आप बंगाल की परिस्थिति देखिए कि बंगाल ना तो सोनार बंगला बना बल्कि बंगाल की स्थिति 10 साल के ममता बनर्जी के राज में और भी बदतर हो गई। बंगाल आज वहीं पर है जो लेफ्ट के वक्त थी, और ये बात जो बंगाल के लोग भी हैं वो भी जानते हैं कि लेफ्ट के वक्त जितनी सड़कें बनी थी आज भी उतनी ही सड़कें हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के राज्य में स्थिति और भी बुरी हो गई है। अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में जूट मिल बंद हो चुकी है, बंगाल में फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है। जिस बंगाल को कभी सोनार बंगला कहा जाता था, जहां की स्थिति ये थी कि बंगाल में कोई भी व्यक्ति बेरोजगारी, बंगाल में दूसरे प्रदेश से लोग आते थे काम करने के लिए, लेकिन आज की स्थिति में बंगाल से लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। जो स्थिति बिहार में है वही स्थिति बंगाल में भी है। ममता बनर्जी 10 सालों में जो सोनार बंगला के वादे के साथ 2011 में आई थी वो तो ममता बनर्जी नहीं कर सकी, लेकिन अपनी भतीजे की संपत्ति जोड़ बढ़ा दी। मनी जैसी व्यवस्था भी ममता बनर्जी के राज में देखने को मिली, जहाँ कोई भी सरकारी कार्य करने से पहले आपको कट मनी देना पड़ता था। जब बिहार के चुनाव हो रही थी तब भी मैंने बिहार की कड़वी सच्चाई आपको बताया था। आज एक बार फिर से बता रहा हूँ, बंगाल की बात करें तो बंगाल में अपराध की मामलों की बात करें तो 64% अपराध बंगाल में होती है, जो शायद आपको देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में नहीं दिखते होंगे। लेकिन अगर आप बंगाली न्यूज़ चैनलों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि बंगाल में कितनी ज़्यादा अपराध हो रही है। महिला अपराध में भी बंगाल आगे है। जिस बंगाल ने आज़ादी के कई नायकों ने दी, ये स्वामी विवेकानंद की बंगाल है। इस बंगाल की परिस्थिति तो ऐसी नहीं हो सकती थी। ये दुर्भाग्य कहिए बंगाल की या फिर दुर्भाग्य कहिए बंगाल की राजनीति की, जो हिंसा कल्चर में बदल गई है, जो हिंसा संस्कृति में बदल चुकी है। जबकि बंगाल के संस्कृति का हिस्सा हिंसा है ही नहीं, लेकिन बंगाल की राजनीति में जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी हिंसा के कल्चर को, जो कांग्रेस पार्टी ने हिंसा की संस्कृति को शुरू की, उसे लेफ्ट ने बढ़ाया, उसे तृणमूल कांग्रेस ने बढ़ाया। आशा और उम्मीद करते हैं कि जब अगली बार जब अब भाजपा की सरकार आएगी तो उस संस्कृति को कहीं ना कहीं समाप्त करेगी, जो हिंसा की संस्कृति है, जो हिंसा की संस्कृति लोकतंत्र को कुचलने की काम कर रही है। अब हम आपको बंगाल से जुड़ी, चुनाव आयोग की जुड़ी जो हिंसा बंगाल में हुई उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देना चाहते हैं। तो कुछ बड़ी खबरें जो हम आपको देना चाहते हैं, और ये बड़ी खबरें क्या है वो बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ बिहार की घटना के लिए अमित शाह पूरी तरह से जिम्मेदार है, वह खुद साजिश करता है। मैं केंद्रीय पुलिस बलों को दोष नहीं दूंगी क्योंकि वो गृह मंत्री के आदेश के तहत ही काम करते। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि घटना पूर्व नियोजित थी और मैं मामले की जांच के आदेश दूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की नींद उड़ी है, उनका गुस्सा रात में आसमान पर है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता है, लेकिन दीदी को ये बात समझ में नहीं आती है। ये थी कुछ बड़ी खबरें आपके लिए। तो आपको बता दें कि 2 मई को बंगाल के चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले भी कई चरणों में मतदान होना बाकी है। उन सभी जानकारी को लेकर आएंगे। मतदान समाप्त होने के बाद सबसे सटीक विश्लेषण आपको लेकर आएंगे इसी चैनल पर, यानी इनटॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का मतलब ही इनटॉक होता है। बिहार चुनाव पर भी इनटॉक का विश्लेषण सबसे सटीक रहा था। तो बने रहिए इनटॉक के साथ, बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।